हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस सेशन में हम 11 दिसंबर 2023 के सभी करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल से या फिर क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ को कलेक्ट कर सकते हैं। आप एप्लीकेशन में इंटर करेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं और 11 दिसंबर के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में अर्ली वार्निंग फॉर ऑल पहल निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो देखिए, ये एक इनिशिएटिव है जिसे नाम दिया गया है अर्ली वार्निंग फॉर ऑल। इसे लॉन्च किया गया है WMO और UNDRR के द्वारा। आंसर ए हो जाएगा। दोनों संस्थाएं क्या है? तो देखिए, WMO की बात करें तो इसे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है और दूसरा यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के नाम से जाना जाता है। इन दोनों अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा संयुक्त रूप से अर्ली वार्निंग फॉर ऑल पहल की शुरुआत की गई। अब उद्देश्य क्या है इस इनिशिएटिव को जारी करने का, इस इनिशिएटिव को शुरू करने का? तो देखिए, इस पहल का उद्देश्य साल 2027 तक एक ऐसा सिस्टम या ऐसा वार्निंग सिस्टम तैयार करना है जिससे लोगों को पृथ्वी पर आने वाले जितने भी खतरे हैं, जितने भी मौसमी संबंधित बदलाव है, मौसमी संबंधित जितने भी डिजास्टर है, उनके बारे में पहले ही अलर्ट किया जा सके। तो अर्ली वार्निंग फॉर ऑल पहल का नेतृत्व WMO और UNDRR के द्वारा किया जा रहा है। देखिए, अगले आने वाले 5 वर्षों में इस योजना के लिए, इस इनिशिएटिव के लिए 3 बिलियन का निवेश किया जाने वाला है। वैसे ये जो प्रोजेक्ट या इनिशिएटिव है 4 अलग अलग डायमेंशंस पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा, जैसे डिजास्टर रिस्क नॉलेज को कैसे बढ़ाया जा सकता है, किसी भी आपदा का अवलोकन और पूर्वानुमान सटीक कैसे किया जाए, चेतावनी प्रसार और इसके अलावा रिस्पॉन्स कैपेबिलिटीज को कैसे बढ़ाया जाए। इन सभी अलग अलग डायमेंशंस पर इस इनिशिएटिव में ध्यान दिया जाएगा। यह जो पहल है फ्रेंड्स, ये US सेक्रेटरी जनरल एक्सीलरेशन एजेंडा, पेरिस समझौता और सेंडाई फ्रेमवर्क की तरह ही आपदा से होने वाले खतरे को कम करने की दिशा में काम करने वाला है। तो अर्ली वार्निंग फॉर ऑल WMO और UNDRR का संयुक्त इनिशिएटिव है। इस इनिशिएटिव के अलावा देखिए, आपदा जोखिमों को कम करने के लिए पहले भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर लिए जा चुके हैं। इन सभी को एक बार देख लीजिएगा, यहाँ पर मैंने आपको मेंशन कर दिए हैं। PDF में भी आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप इसे कलेक्ट कर लीजिएगा और एक बार पढ़ लीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, विश्व की सबसे विशाल केंद्रित सौर ऊर्जा परियोजना किस देश द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई? तो वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर प्रोजेक्ट को देखिए, हाल ही में UAE में लॉन्च किया गया है। आंसर सी हो जाएगा। दुनिया की सबसे विशाल केंद्रित सौर ऊर्जा परियोजना हाल ही में COP28 के दौरान UAE के दुबई में लॉन्च की गई। UAE के दुबई में ये मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम सोलर पार्क है फ्रेंड्स। इसके चौथे चरण का इनॉग्रेशन UAE के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम के द्वारा किया गया, जो कि UAE के वर्तमान में उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है और दुबई के वर्तमान में शासक है। UAE में 950 मेगावाट के इस सोलर प्रोजेक्ट के लिए 15.78 बिलियन दिरहम का निवेश किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में 44 स्क्वायर किलोमीटर जगह में देखिए 70,000 हेलियोस्टेट का इस्तेमाल किया गया है, जो कि सूर्य की स्थिति को ट्रैक करते हैं। UAE में इस परियोजना से लगभग वहां के 3,20,000 आवासों को देखिए ऊर्जा प्राप्त होगी और सालाना वहां पर लगभग 1.6 मिलियन टन कार्बन को कम उत्सर्जन करने में मदद मिलेगी। यहां पर आपको ये याद रखना चाहिए कि दुबई ने साल 2050 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए UAE के दुबई में वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। ओके, आगे आ जाइए। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई? तो भारत में मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट को हाल ही में भारत की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा लॉन्च किया गया। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट को भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय ने हाल ही में लॉन्च किया है। देखिए, इस प्रोग्राम या प्रोजेक्ट के तहत भारत सरकार भारत के सभी गांवों की मैपिंग और डॉक्यूमेंटेशन का काम करने वाली है। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम के तहत भारतीय गांवों के जीवन, इतिहास और उनके लोकाचार की विस्तृत जानकारी को इकट्ठा करके उसे इंटरनेट पर उपलब्ध करवाया जाएगा, ताकि भारत के सभी लोग या जितने भी फॉरेनर हैं वो भारत के गांवों के बारे में जान सके, उनकी संस्कृति के बारे में जान सके।
इस प्रोग्राम के तहत सभी गांवों में देखिए अलग अलग 7 श्रेणियों की 7 कैटेगरीज में जानकारी इकट्ठा की जाएगी। जैसे किसी भी गांव के आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज के बारे में पता किया जाएगा, वो कितना उन्नत है। इकोलॉजिकली ओरिएंटेड गांव के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाएगी और उसके अलावा कौन कौन से गांव रामायण या महाभारत कालीन पौराणिक कथाओं से रिलेटेड हैं, स्थानीय और राष्ट्रीय इतिहास से जुड़े हुए ऐतिहासिक गांव कौन कौन से हैं, वास्तुकला विरासत किन गांवों की उन्नत है, इनसे रिलेटेड अलग अलग 7 कैटेगरीज की जानकारियों को इस प्रोजेक्ट के तहत इकट्ठा किया जाने वाला है। क्वेश्चन हमारा था कि मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम को किस मिनिस्ट्री के द्वारा भारत में चलाया जा रहा है, तो इसे भारत में सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। हाल ही में चर्चा में रहा माउंट उलाउन किस देश में स्थित है। माउंट उलाउन एक पर्टिकुलर प्लेस भी है और एक ज्वालामुखी पर्वत का भी नाम है उलाउन पर्वत के नाम से, जो कि पपुआ न्यू गिनी में स्थित है। ये एक ज्वालामुखी पर्वत है पपुआ न्यू गिनी में, जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर में एक द्वीपीय देश है। चर्चा में इसलिए है फ्रेंड्स क्योंकि माउंट उलाउन में जो ज्वालामुखी फटा है वहां पर राहत के लिए भारत ने पपुआ न्यू गिनी की मदद की है और इसे $1 मिलियन देने की मदद की घोषणा की है। पपुआ न्यू गिनी में पर्टिकुलर प्लेस है न्यू ब्रिटेन। यहाँ पर उलाउन पर्वत न्यू ब्रिटेन का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी टोटल ऊंचाई 2334 मीटर है और यहीं पर अधिकतर सक्रिय ज्वालामुखी पपुआ न्यू गिनी के देखने को मिलते हैं। अब माउंट उलाउन की बात करें तो 20 नवंबर को देखिए यहाँ पर ज्वालामुखी फटा था। उसके बाद यहाँ के आसपास के क्षेत्रों में 26,000 लोगों को सुरक्षित स्थान पर ट्रांसफर किया गया था। साल 2018 में जब पपुआ न्यू गिनी में भूकंप आया था और साल 2019 में इस ज्वालामुखी में पहली बार जब उद्गार हुआ था तब भारत ने इसकी काफी मदद की थी। तो क्वेश्चन हमारा माउंट उलाउन ज्वालामुखी से है, तो हमें याद रखना चाहिए कि यह पपुआ न्यू गिनी में स्थित है, जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अब देखिए साल 2019 में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई इंडिया इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव के तहत भारत इंडो पैसिफिक के देशों के लिए आपदा प्रबंधन और आपदा के खतरे को कम करने के लिए कार्य करता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हनुका त्योहार किस धर्म के अनुयायियों द्वारा मनाया जाता है। तो हनुका त्योहार यहूदी धर्म के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। यहूदियों को ही ज्यूस के नाम से जाना जाता है। ये यहूदियों में रोशनी का एक त्योहार है। जैसे हिंदू धर्म में दिवाली मनाई जाती है, वैसे ही यहूदियों में रोशनी का त्योहार हनुका मनाया जाता है और यहूदियों में ये 8 दिनों तक चलता है। यहूदियों में यह त्योहार हिब्रू कैलेंडर में किस्लेव की 25 तारीख को मनाया जाता है, जो कि अगर हम नॉर्मल हमारे कैलेंडर या ग्रेगोरियन कैलेंडर से देखें तो या तो नवंबर के अंत में ये डेट पड़ेगी या फिर दिसंबर के अंत तक ये मनाया जाएगा। हनुका एक हिब्रू भाषा का वर्ड है जिसका अर्थ होता है समर्पण। अब मनाया क्यों जाता है? जैसे दिवाली राम जी के अयोध्या वापस लौटने के पर्व के रूप में मनाई जाती है, तो यहाँ पर भी एक पर्टिकुलर देखिए उद्देश्य है इस त्योहार को मनाए जाने का। महोत्सव जो है ईसा पूर्व 2री शताब्दी में यरूशलेम में मंदिर के पुनर्समर्पण का एक प्रतीक है। जब यहूदी सेनानियों के एक छोटे से समूह ने विदेशी ताकतों के कब्जे से अपने मंदिरों को आजाद करवाया था, उसी की याद में मोमबत्तियां लेकर इस त्योहार को यहूदियों के मध्य में मनाया जाता है। आमतौर पर इसे मेनोरा या हनुका के नाम से जाना जाता है। किस धर्म से संबंधित है? क्वेश्चन हमारा ये था, तो ये यहूदी धर्म से संबंधित है। कितने दिन तक चलता है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हनुका पर्व या महोत्सव 8 दिनों तक यहूदियों के द्वारा मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स की डिटेल पीडीएफ लेना है तो आप रूट एप्लीकेशन या क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है जहां से क्लिक करके आप ले सकते हैं। इन मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ में देखिए पूरे मंथ के जो सबसे ज्यादा एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल के साथ प्रोवाइड किया गया है, जो एग्जाम के लास्ट टाइम रिविजन में आपको बहुत हेल्प करता है। तो एक बार जरूर क्लिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए बायोफोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है। तो देखिए बायोफोर्टिफिकेशन की बात करें फ्रेंड्स, तो खाद्य फसलों के पोषण मूल्य को बढ़ावा देना बायोफोर्टिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। आंसर सी हो जाएगा। देखिए इजी वे में समझे तो बायोफोर्टिफिकेशन एक ऐसी प्रोसीजर है जो खाद्य फसलों के पोषण मूल्य को बढ़ाती है। मतलब खाद्य फसलों में पोषण को बढ़ाना बायोफोर्टिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। ये अलग अलग माध्यम से किया जा सकता है, जैसे कि प्लांट ब्रीडिंग के माध्यम से, इम्प्रूव्ड एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस के माध्यम से, और इसके अलावा मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके खाद्य फसलों के पोषण मूल्य को बढ़ाया जा सकता है।
अब ये प्रोसीजर फूड फोर्टिफिकेशन की प्रक्रिया से अलग है, इसे याद रखिएगा। इसमें प्रोसेसिंग के दौरान खाद्य फसलों की पोषण सामग्री में सुधार किया जाता है। देखिए, साल 2014 से अभी तक 142 बायो फोर्टिफाइड वेराइटीज को विकसित किया जा चुका है, जिसमें 124 प्रमुख फसलें हैं और 18 बागवानी फसलें हैं। इन सभी को इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा विकसित किया गया। देखिए, इस प्रोसेस से जो फसलें तैयार की जाती है वो मिट्टी और पानी पर कोई भी असर नहीं डालती। इसके लिए जो पानी और पोषक तत्वों की जरूरत होती है वो भी पारंपरिक फसलों की तरह ही होती है। जैसी नॉर्मल फसलें उगाई जाती है वैसे ही बायो फोर्टिफाइड फसलों को भी उगाया जाता है, लेकिन फिर भी इन फसल में जो पोषक तत्व होते हैं वो पारंपरिक फसलों से बेहतर होते हैं। तो खाद्य फसलों में पोषण मूल्य को बढ़ावा देना बायो फोर्टिफाइड कहलाता है। इसके बाद देखिए, दिग्गज अभिनेत्री लीलावती ने मुख्य रूप से किस लैंग्वेज में मूवीज बनाई है? तो ये लैंग्वेज हो जाएगी कन्नड़ लैंग्वेज। अब लीलावती सुर्खियों में इसलिए है फ्रेंड्स क्योंकि हाल ही में 85 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के बाद इनका निधन हो गया है। 1960 के दशक में ये कन्नड़ फिल्मों की एक बहुत ही सफल अभिनेत्री थी और कन्नड़ फिल्मों में ये पहली सफल अभिनेत्री मानी जाती है। वैसे तो स्पेशली कन्नड़ भाषा की अभिनेत्री थी लीलावती, लेकिन इसके अलावा तमिल, तेलुगु जैसी अलग अलग मूवीज में 600 से अधिक मूवीज में इन्होंने काम किया है। तो हाल ही में कन्नड़ अभिनेत्री लीलावती का निधन हो गया है, जो कि कन्नड़ भाषा की पहली सफल अभिनेत्री मानी जाती है। आगे आइए, हाल ही में चर्चा में रही कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो कोया जनजाति या कोया ट्राइब्स स्पेशली देखिए आंध्र प्रदेश राज्य में पाई जाती है। आंध्र प्रदेश के पापीकोड़ा पहाड़ी श्रृंखला पर पहाड़ियों पर इस जनजाति का स्पेशली निवास देखने को मिलता है। यह कोया जनजाति है फ्रेंड्स। अब सुर्खियों में इसलिए है फ्रेंड्स क्योंकि इस जनजाति में इनकी एक पारंपरिक बांसुरी बनाई जाती है जिसका नाम है परमाकोर। अब इन्होंने परमाकोर को बनाने के लिए बाइसन हॉर्न का उपयोग बंद कर दिया है और इसकी जगह पर ताड़ के पत्ते से बने एक वाद्य यंत्र को अपनाकर इन्होंने प्रकृति के प्रति अपना स्नेह दिखाया है और नेचर को बचाने के लिए एक पहल की शुरुआत आंध्र प्रदेश में की है। तो कोया जनजाति जिसने ये सराहनीय कदम उठाया है फ्रेंड्स, ये आंध्र प्रदेश में पापीकोड़ा पहाड़ियों पर निवास करती है। इसके बाद किस संगठन ने दुनिया का पहला कॉम्प्रिहेंसिव एआई रूल्स तैयार किया है? तो एआई के उपयोग पर, एआई के निर्माण पर दुनिया का पहला कॉम्प्रिहेंसिव रूल्स तैयार किया है यूरोपीय संघ ने। आंसर ए हो जाएगा। यूरोपीय संघ के जितने भी मेंबर हैं उनके वार्ताकारों ने देखिए दुनिया के पहले कॉम्प्रिहेंसिव एआई नियमों पर एक समझौता किया है। इस नियमों के अनुसार एआई तकनीक की कानूनी निगरानी करने के लिए और रोजमर्रा के जीवन पर एआई का क्या प्रभाव पड़ता है इसकी निगरानी के लिए यह समझौता हाल ही में यूरोपीय संघ के द्वारा किया गया। यूरोपीय संघ के इस समझौते में 27 सदस्य देश शामिल है फ्रेंड्स। आप सभी जानते हैं कि एआई जितना ज़्यादा स्पीड से देखिए डेवलप किया जा रहा है, अलग अलग क्षेत्रों में नौकरी या फिर जो प्राइवेसी होती है, कॉपीराइट होता है, उनके मामलों पर नॉर्मल जीवन में भी इसके काफ़ी खतरे देखे जा रहे हैं। तो इसीलिए एक प्रॉपर रेगुलेशन होना चाहिए एआई को डेवलप करने के लिए, इसे यूज़ करने के लिए। इसी के लिए यूरोपीय संघ ने एक कॉम्प्रिहेंसिव एआई रूल्स पर हाल ही में एक समझौता किया है। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने सूर्य की पहली फुल डिस्क तस्वीरें ली है? तो यह है भारत का आदित्य L1। आप सभी जानते हैं कुछ समय पहले ही आदित्य L1 को लॉन्च किया गया था, जो कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य में कक्षा में स्थापित किया गया। आदित्य L1 भारत का पहला सोलर मिशन है फ्रेंड्स, जिसने हाल ही में सूरज की पहली फोटो भेजी है। आदित्य L1 के सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप ने सूरज की फुल डिस्क इमेज को हाल ही में क्लिक किया। ये सभी तस्वीरें 200 से 400 नैनोमीटर वेवलेंथ की है। तस्वीरों में सूरज को अलग अलग 11 रंगों में दिखाया गया है। तो हाल ही में सूर्य की पहली फुल डिस्क तस्वीरों को आदित्य L1 के माध्यम से लिया गया। क्लियर? तो यहां पर देखिए हमने 11 दिसंबर के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए आज की फैक्ट शीट में हम जनवरी से लेकर दिसंबर तक के करंट अफेयर्स के वन लाइनर्स को आगे बढ़ाते हैं। पहला देखिए, अर्जेंटीना ओपन का खिताब कार्लोस अल्कराज ने अपने नाम किया। जर्मनी देश ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन की 2023 फरवरी में मेजबानी की थी। 24 फरवरी 2023 को सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में मैत्री सांस्कृतिक साझेदारी की गई है। फरवरी 2023 में भारत के टाटा समूह ने 2027 तक महिला प्रीमियर लीग के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप का अधिकार प्राप्त किया था।
25 फरवरी 2023 को डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद 25 फरवरी 2023 को ही क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट केरल हाईकोर्ट बन गया है। 28 फरवरी 2023 को मुंबई में चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर चिंतामन राव देशमुख रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। 28 फरवरी 2023 को ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर छठी बार महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता। 28 फरवरी 2023 को मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र को हराकर 13वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 जीती है। हरि बालकृष्णन ने 2023 का मार्कोनी पुरस्कार अपने नाम किया। सभी करंट अफेयर वन लाइनर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब आ जाइए लास्ट डे के सेशन में जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझा था, यहां पर एक बार उसे रिवाइज कर लेते हैं। कॉन्डोर नामक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप IBM कंपनी के द्वारा लॉन्च की गई। यूरोप का देश इटली हाल ही में चीन की बेल्ट एंड रोड पॉलिसी से बाहर हुआ है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के शुभंकर को उज्ज्वला नाम दिया गया। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2023 शिखर सम्मेलन की थीम की बात करें तो ये एडवांसिंग रिस्पॉन्सिबल AI इन पब्लिक सेक्टर एप्लीकेशन है। हाल ही में लेटेस्ट AI प्रोजेक्ट जेमिनी को गूगल कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया। केशवानंद भारती मामला संविधान के मूलभूत ढांचे से संबंधित है। इसके बाद एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में तरियानी ब्लॉक शीर्ष पर रहा है। RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024 के लिए भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान 7% लगाया गया। हाल ही में किलर्स ऑफ द फ्लावर मून को नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू ने बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया है। और लास्ट था UNEP द्वारा ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट 2023 को जारी किया गया। ये सभी ऐसे करंट अफेयर हैं जिन्हें हमने लास्ट डे के सेशन में डिटेल में समझा था। अब आज के लिए आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे देख लीजिए। कमेंट में देखिए, आपको आंसर जरूर देना है फ्रेंड्स। आप जितने भी सुन रहे हैं कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा। किस विटामिन की कमी से शरीर में रतौंधी रोग होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। इसके अलावा दोस्तों आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेस वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये सभी कोर्सेस आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं, तो एक बार जरूर वेबसाइट पर विजिट करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।